दौर में 3 माह से ज्यादा समय हो चुका है और अब जाकर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी देखने को मिल रही है। बात करें 60 से कम मरीज, हम बात करें विगत दिनों में अब सामने आने लगे हैं। रविवार को इंदौर में 56 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले, तो कहीं ना कहीं बहुत राहत की खबर है, क्योंकि बहुत भीषण दौर देखा था हमने पिछले कुछ महीनों में। लेकिन अब बात करें, संक्रमण की दर कम हो गई है। और इसी बीच एक और राहत भरी खबर और एक खुशखबरी ही इसे कहेंगे कि इंदौर वैक्सीनेशन अभियान में दूसरे नंबर पर है पूरे देश में। प्रदेश में नंबर 1 पर और पूरे देश में दूसरे नंबर पर है। तो इसी को लेकर आज हम जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता प्रवीण सावंत जी के साथ, जो हमसे जुड़ चुके हैं और उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रवीण जड़िया। उनसे भी हम बात करेंगे टीकाकरण वैक्सीनेशन अभियान को लेकर। तो स्वागत है प्रवीण जी आपका। यहाँ हम जानना चाहेंगे, दूसरे नंबर पर पूरे देश में इंदौर कहीं ना कहीं लगातार जो स्वच्छता में हमेशा नंबर 1 पर रहा है और अब वैक्सीनेशन में दूसरे नंबर पर आ चुका है। क्या लगता है आपको, पहले नंबर पर भी आ सकता है अब? जी देखिए, इंदौर की तासीर रही है कि जब भी कोई नवाचार होता है या कुछ नया जी करने की हो तो उसमें इंदौर अपनी पूरी सहभागिता निभाता है। हर एक जनता का जी रोल होता है। जिस तरीके से हमने स्वच्छता में देखा, स्वच्छता में लगातार 4 जी वर्षों जी से हम नंबर 1 आ रहे हैं। टीकाकरण की बात हो रही, जो कोविड महामारी, क्योंकि इस सदी में जो हैं लोग, उन्होंने पहली महामारी देखी और जब देखी है तो उसके बाद उससे लड़ने की जो जनता का सहयोग मिल रहा है सरकार को, जी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जी स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन, उसे जनता जी का अभूतपूर्व सहयोग है। यहाँ हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण जड़िया हैं, जी जिला टीकाकरण अधिकारी हैं। टीकाकरण का जी वर्षों का अनुभव रहा है और जो ये दूसरे नंबर पर आया है देश में, कोलकाता के बाद जी इंदौर दूसरे नंबर पर है, उसमें कहीं ना कहीं डॉक्टर प्रवीण जड़िया का महत्वपूर्ण रोल है। क्योंकि जनता जी का सहयोग तो है ही, लेकिन इनकी जो प्लानिंग, इनका एग्जीक्यूशन और इनका वर्षों का अनुभव, वो कहीं ना कहीं काम आया। और देश जो है वो इस समय जी प्रतिशत के मान से हम बात करें, संख्या के मान से नहीं, क्योंकि जी परसेंटेज के मान से 48% है और कोलकाता के जी बाद दूसरे नंबर पर है। सर, हम लगातार इस तरीके से जो टीकाकरण अभियान चलाया है और जिस तेजी के साथ हमने टीकाकरण अभियान रहा, तो क्या हमारी स्ट्रेटेजी रही जो हम इतनी जल्दी 48% पर पहुंचे? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अंकों पे पर ना जाएं और मूल उद्देश्य जो हमारा है वो सभी को टीकाकृत करना और इस महामारी से बचाना है। टोटल जब ये टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू हुआ था तो 16 जनवरी को, तब हेल्थ केयर वर्कर को इसमें सबसे पहले शामिल किया गया था। तत्पश्चात इसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी उनके काम को देखते हुए शामिल कर लिया गया था। फिर 45 वर्ष से अधिक उम्र के कोमॉर्बिड और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को जोड़ा गया। फिर अभी अंत में 18 वर्ष से ऊपर के लोग, बच्चों, यंग लोगों को भी जोड़ा गया। इन सभी में जो हमारा काम करने का तरीका था वो ये था कि कहाँ पर लोगों का हमारे साथ में आना, यानी कि उनकी सहभागिता ज़्यादा है और कहाँ पर हमें रेजिस्टेंस का फील करना पड़ रहा है। रेजिस्टेंस के कारण देखे गए कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में लोगों को किस बात का भय है। जैसे कुछ लोगों को ये अफवाह थी कि टीके लगाने से बुखार आ जाता है, कोरोना हो जाता है, यहाँ तक कि नपुंसकता आ जाने की भी बात थी, या किसी अगर विशेष वर्ग में कुछ तकलीफ़ें थी तो हमने धर्मगुरुओं को सहारा लिया। इस तरह से ये सारी स्ट्रेटेजीज़ जो कि मूल टीकाकरण, हमारा जो नियमित टीकाकरण होता है उसमें हमें सिखाया जाता है। और मैं पिछले कई वर्षों से टीकाकरण से जुड़ा हुआ हूँ, तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन लोगों के मन से ये सारी उनकी भ्रांतियाँ निकालने का प्रयास किया गया। वैक्सीन की उपलब्धता के अनुसार टीकाकरण केंद्र बढ़ाए गए ताकि लोगों को अधिक दूर तक जाना ना पड़े। एक तो वैसे ही वो लोग टीकाकरण से दूर थे, यदि केंद्र भी दूर होता तो बहुत दूर जाने में हिचकिचाते। तो उसी तरह से जिस तरह से मतदान केंद्र बनाए जाते हैं ताकि लोगों को बहुत अधिक दूर से न जाना जाए, हम लोगों ने 400 टीकाकरण केंद्र तक बनाए, जो कि प्रदेश में सर्वाधिक रहा है। और प्रचार प्रसार, बाकी अन्य चीज़ें इसमें शामिल हैं जो लोगों को यहाँ तक खींच कर लाई। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से हमने ये शुरुआत की थी और आ, हर एक जो कैटेगरी थी उनको हम वैक्सीन करते करते अब हमारे पास कितने प्रतिशत लोग हैं अलग अलग कैटेगरी में जो वैक्सीनेट हो चुके हैं? देखिए, जब 16 जनवरी से प्रारंभ हुआ तो उसमें हेल्थ केयर वर्कर का जो हमारा टारगेट था वो करीब 60,000 था, टू बी स्पेसिफिक 58,000।
उसमें से 80% लोगों को हम प्रथम टीका लगा चुके हैं और उन प्रथम लगाए हुए लोगों में से 77% लोगों को हम दूसरा टीका लगा चुके हैं। यानी कि ये कहा जाए कि हेल्थ केयर वर्कर जो हमारे शहर में और जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं, उनमें से 77% लोग प्रतिरक्षित हैं। लेकिन बाकी लोगों को बाहर निकालने का भी प्रयास किया जा रहा है ताकि उनको हम लेके आएँ। 8 फरवरी से जब दूसरा चरण चालू हुआ और उसमें फ्रंट लाइन वर्कर्स को लाया गया, जिसमें निगम कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी और रेवेन्यू के कर्मचारी जो पूरे दिन रात जो एक किए हुए थे, स्वास्थ्य विभाग के कंधे से कंधा लड़ाकर अपना काम कर रहे थे, ऐसे लोगों को जब शामिल किया गया तो उनके जो 57,000 का जो टारगेट था, उसमें से हम 44,000 लोगों को टीकाकृत कर चुके हैं। बाकी जो विभागों के हैं उनसे जब खोज खबर की गई तो हमारा ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि वो लोग जब दोबारा टीकाकरण कराने गए अन्य केंद्रों में जाकर, तो उन्होंने पहले जो आईडी और नंबर दिखाया था वो न बताते हुए दूसरे आईडी और फ़ोन नंबर से कहा, तो प्रथम वाला जो है वो अभी भी बाकी दिखाएगा, जबकि द्वितीय टीका वो ले चुके हैं। तो संभावना तो यही है कि अधिकांश लोग हमारे फ्रंटलाइन वर्कर और हेल्थ केयर वर्कर अपना टीकाकरण करा चुके हैं। तीसरा चरण जब चालू हुआ और उसमें 45 वर्ष से अधिक उम्र के कोमॉर्बिड तथा 60 वर्ष से अधिक लोगों को लिया गया, तो बहुत अच्छी फीलिंग आई। हमने ये देखा कि उस 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग अधिकांश स्वयं अपने बिना किसी के सहारे के अपनी समस्त आईडी वगैरह लेकर हमारे केंद्रों पर आए थे। यहाँ तक कि हमें कई बार भीड़ का सामना करना पड़ा और परिस्थितियाँ सुधारने के लिए टेंट लगाना और कुर्सियाँ रखना, इस तरह के कार्य भी करने पड़े। कई बार पुलिस की, बिल्कुल सही कहा आपने। तो इस तरह से उत्साह देख के हमने केंद्र और बढ़ाए और तभी से हमारा ये केंद्र बढ़ाने का सिस्टम चल रहा है। आखिरी चरण जो अभी चल रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण चरण है। ये 5 मई से चालू हुआ था, जिसमें 18 वर्ष से 44 वर्ष के युवाओं को टीकाकृत किया जाना था। ये प्रक्रिया कुछ ऐसी थी कि इसमें 100% ऑनलाइन करके जाना था। यकीन माने आप कि जब हम किसी भी समय खोलते थे तो खोलने के 1 से 1.5 मिनट के अंदर ही वो 200-250 स्लॉट बुक हो जाते थे। कई बार तो ये शंका भी हुई कि कहीं इसमें कुछ साइबर का अटैक तो नहीं है, इस तरह की कार्रवाई तो नहीं है। आईजी महोदय और कलेक्टर महोदय के संज्ञान में भी लाया गया। रात को 3 बजे भी खोल के देखा गया, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि ऐसी कोई घटना होगी। ये लोगों का उत्साह था, जो हर समय इतने लोग हमारे लाइन पे बने रहते थे और वो जैसे ही खुलता था स्लॉट खुलता था और वो उसको बुक कर लेते थे। आज की तारीख में हम लोग 48% टोटल अगर कर पाए हैं, हमारी टोटल जनसंख्या जो हम लोगों ने टारगेट बनाया था 28 लाख का, उसमें से अगर हम 16 लाख तक पहुँचे हैं और प्रथम चरण हमारा 13.5 लाख तक पहुँचा है, तो उसमें कहीं ना कहीं 60 वर्ष युवाओं का और 60 वर्ष से अधिक उम्र के हमारे जो वृद्धजन हैं उन लोगों का बहुत जी प्रवीण जी सवाल उठ रहा है। सबसे पहली बात जो उन्होंने कही थी, कहीं ना कहीं बहुत जिम्मेदारी का परिचय यहाँ पर प्रवीण जी ने दिया था अपनी, कि आंकड़ों पर न जाए, सभी को वैक्सीनेटेड करना हमारा लक्ष्य है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का परिचय उन्होंने दिया था। लेकिन शुरुआती दौर की अगर हम बात करें तो कई वैक्सीनेशन जो है यूं ही वेस्ट हुई थी, खराब हो चुकी थी, उन्हें नष्ट करना पड़ा था। कई तरह की चुनौतियां शुरुआती दौर में आई थी। क्या अब भी उस तरह की चुनौतियां सामने आ रही है? हालांकि सफलता मिल रही है लगातार, लेकिन क्या अब भी कुछ चुनौतियां बाकी है उनके सामने? जी बिल्कुल, दीपिका ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया डॉक्टर साहब, कि जिस तरीके से पहले वेस्टेज था वैक्सीन का, अब उसका वैक्सीन का वेस्टेज प्रतिशत कहाँ हम ले आए? माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा स्पष्ट रूप से ये कहा गया था कि डोज की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इसे सीरियसली लिया गया। कलेक्टर महोदय को इसका प्रभारी बनाकर ये कहा गया कि आपकी पूर्ण जिम्मेदारी है। उस वक्त तक इंदौर का वेस्टेज फैक्टर 22% था। होता ये था कि एक भी लोग, अंत में एक भी व्यक्ति कोई आता था तो वाइल खोल ली जाती थी, और चूंकि इसमें वाइल को 4 घंटे के अंदर ही इस्तेमाल कर सकते हैं और ओपन वाइल पॉलिसी इसमें लागू नहीं होती, अतः वो बाकी 9 डोज वेस्ट में चले जाते थे। अधिकांश सत्रों में ऐसा होता था, जबकि किया ये जा सकता था कि पास के सत्र से आप बात कर लें और वहाँ भी अगर 1-2 लोग हों तो उनको बुलाकर एक ही स्थान पर 7-8 लोग जब हो जाए तब अब उनको खुला जाना चाहिए। दूसरा ये था कि चूँकि पहली बार इस तरह का पोर्टल आया था
जो हमारे ऑपरेटर थे वो समझ नहीं पा रहे थे। तो जहाँ पर वायल की 10 की संख्या लिखी जानी थी, वहाँ वो डोज की 100 की संख्या लिख देते थे। तो यदि उस 100 में जो संख्या है उसमें से 90% यूज़ किया हुआ हो तो भी 90% वेस्टेज दिखाई देता था। कलेक्टर महोदय के निर्देश पे हमने इन सभी लोगों की एक वृहद ट्रेनिंग रखी, उनको समझाया, और अंत में जब ये अपना सेशन एंड करते हैं तो उसके पूर्व में यदि कोई भी उनको शंका होती है तो वो हम लोगों की एक टीम बनाई गई है जिससे बात करके और फिर सेशन क्लोज करते हैं। लोगों की जो जागरूकता है, जब उन्हें ये पता चला कि इस तरह से 7 के बाद ही खोला जाना है, तो वो स्वयं ये प्रयास करते हैं कि वो उन्होंने भी अपनी भागीदारी या तो जल्दी पहुंच जाएं या बाद में पहुंचते हैं तो वो थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, रुक लेते हैं। आज हमारी जो वेस्टेज है ये 1 के नीचे आ गई है और 0.7% पे हम लोग वेस्टेज फैक्टर में चल रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब वो भी हमने एक नई स्ट्रेटेजी इसमें अपनाई थी कि शहरी क्षेत्र में अगर कोई बच जाती है वाइल तो हम बिना रजिस्ट्रेशन वालों को भी लगा सकते हैं, उसका भी कहीं ना कहीं असर रहा है। वो बहुत असरकारक साबित हुई है और अब पूरे प्रदेश में उसको अपनाया जा रहा है। उसमें वास्तविकता में ये था कि चूंकि जैसे मैंने बताया कि ओपन वाइल पॉलिसी नहीं है, एक डोज लगा लिया और वो यूज़ नहीं हो पाएगी। कई बार ये होता है, जैसे मैंने बताया, लोगों की जन भागीदारी के साथ में भी आ जाने के बाद और विश्राम करने के बाद भी 5 डोज बच जाते हैं। तो ये निर्णय लिया गया कि ऐसे लोग जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वो वहाँ कार्यकर्ता हैं या कार्यकर्ताओं की पहचान के लोग हैं, यदि उस आयु वर्ग में आते हैं, उनके पास परिचय पत्र है, तो उन्हें टीका लगा दिया जाएगा। फिर राज्य ने ये निर्णय लिया कि बची हुई वायल जो खुली नहीं है वो कुल प्रदाय वायल के 20% तक भी आप लगा सकते हो ऑन स्पॉट। इस सब से हमारा टीकाकरण काफी बड़ा और वेस्टेज प्रवीण जी जानना चाहेंगे, वेस्टेज की बात यहाँ पर जिस तरीके से रिकवरी की गई है कि लगातार जो है नुकसान अब ना हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वैक्सीन पहुंच सके, लेकिन हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं मामला ठंडा पड़ गया वैक्सीनेशन को लेकर, क्योंकि वैक्सीनेशन की कमी से अब जूझना पड़ा हमें। लगातार पहले जो है नष्ट की जा रही थी, वेस्टेज बहुत ज्यादा हो रहा था। अब ये हुआ कि अब वैक्सीन, लोगों में जागरूकता आई, लेकिन वैक्सीन की कमी देखने को मिली। तो क्या इस कमी से आगे भी जूझना पड़ सकता है या फिर अब स्टॉक किया जा चुका है और अब सभी वैक्सीनेटेड हो सकते हैं? जी बिल्कुल सही। दीपिका जानना चाहती है डॉक्टर साहब कि जिस तरीके से हमारे पास पहले वैक्सीनेशन को हमने जो वेस्टेज था उसको कंट्रोल किया, लेकिन अब एक नई समस्या हमारे सामने आई है कि वैक्सीन की कमी, वो लगातार उस कमी के कारण हम जो 76,000 का एक बड़ा आंकड़ा हमने पार किया था उसको कहीं ना कहीं एक ब्रेक लग रहा है। इसको लेकर क्या स्थिति है, आगे स्टॉक क्या कहता है, और आज से हमने कितना स्टॉक हमने अपने सिस्टम में डाला? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि हम लोग जो प्रयास कर रहे थे उसको देखने, अगर हम ग्राफ देखें तो अप्रैल में लगभग 4 लाख टीकाकरण किए थे, मई में भी 4,50,000 के करीब टीकाकरण किए थे, किंतु जून के प्रथम 10 दिनों में हमने 4 लाख टच कर लिया था। तो लोगों की सहभागिता और या जो भी कहें प्लानिंग या जो भी लोग बाग काफ़ी आगे आ रहे थे और हम लोग का एवरेज 40,000 का एक दिन का हो गया था। अब वैक्सीन प्रदायगी में चूँकि वो हमारे हाथ के बाहर की चीज़ है, सरकार भी प्रयास पूरा कर रही है, लेकिन उत्पादन उतना नहीं था कि वो लगातार उसको भेज सके। तो अब शायद 21 तारीख से केंद्र सरकार पूरी प्रोक्योर करेगी और राज्य सरकार को उसको टीका लगाने के लिए देगी। वर्तमान में हमें कल ही 80,500 कोविशील्ड और 15,100 कोवैक्सीन मिले हैं। आज उनमें से हमने 84,000 लोगों को बांटने के टीके लगाने के लिए बांट दिए हैं और हमारे पास अभी जो स्टॉक है वो 16,000 का है। कल चूँकि मंगलवार और शुक्रवार को नियमित टीकाकरण होता है तो कल का दिन हमारे पास है। इसमें जो भी भोपाल से हमारे पास आएगी, हमें आश्वस्त किया गया है कि हमें जो हमारा एवरेज था उससे अधिक की वैक्सीन प्रतिदिन प्राप्त होगी। तो उम्मीद करना चाहिए कि अब वैक्सीन की किल्लत नहीं होगी और हम लगातार टीकाकरण करते हैं। सर, इसमें एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो हाई रिस्क जोन वाले हैं, यानी कि ठेला चालक हो गए, घरेलू कामकाज की महिला हो गई, मजदूर हो गए, इस तरह के जो निर्माण मजदूर है वो ये बड़े हाई रिस्क है क्योंकि ये लोगों के बीच जाते हैं, कांटेक्ट इनका सबसे अधिक होता है। इसको लेकर हमने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई हाई रिस्क के जितने भी हितग्राही हैं? इसमें भी इंदौर ने पुनः एक नवाचार किया था और जो हमारी नगर निगम कमिश्नर सुश्री प्रतिभा पाल मैडम है,
उनके द्वारा एक विचार लाया गया कि 19 जोन पूरे इंदौर को कवर करते हैं। समस्त जोनल कार्यालयों में इस तरह के हाई रिस्क ग्रुप को, जो अभी आपके द्वारा बताया गया, उन सभी को जो भी नगर निगम की गैंग है जो सामान्यतः क्षेत्रों में रहती है और परिचित रहती है, उनके और कुछ एनजीओज़ के द्वारा 600 कैंडिडेट एनजीओज़ के हैं और बाकी मामला नगर निगम का है। इनके द्वारा घर घर जाकर एलिजिबल लोगों को आगे लाया जा रहा है। ऐसे लोग जो अदरवाइज नहीं जा रहे थे टीकाकरण केंद्रों पर, इन्हें समझाया जा रहा है टीकाकरण की महत्ता क्या है। कई जगह इन्हें प्रतिबंधित भी करना पड़ रहा है, तो वो भी किया जा रहा है और इस तरह से वो आंकड़े भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारे 19 ऐसे केंद्र हैं जो स्थायी रूप से उच्च जोखिम ग्रुप के लोगों के लिए ही खोले गए हैं और इसमें 18 से 45 और 45 से ऊपर वाले दोनों लोग ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करा के तत्काल टीका लगवा सकते हैं। सर, हमने एक और अनूठा प्रयोग किया था, वो मुझे नहीं लगता देश में कहीं हुआ हो, फिर भी आप बेहतर बता सकते हैं कि जिस तरीके से हमने स्पेशल कैटेगरी के लोगों को, यानी कि हम ट्रांसजेंडर्स कहें या फिर मानसिक विकलांग या विक्षिप्त लोग कहें, उनके बीच जाके हमने टीकाकरण किया। क्या इस तरह की कैटेगरी और हम चिन्हित कर रहे हैं जिन पर हम जाकर करेंगे? जी ज़रूर। ऐसे लोग जो या तो शारीरिक रूप से अक्षम है आने में या किन्हीं भ्रांतियों के चलते वो सार्वजनिक स्थानों पर नहीं आ सकते, नहीं आना चाहते, ऐसे लोगों की बैठ के एक बार श्रेणीवार इनको चिन्हांकित किया गया, जिसमें ट्रांसजेंडर्स भी आते हैं, कुछ मानसिक विकलांग, माफ़ कीजिएगा, दिव्यांग लोग भी आते हैं और कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो बेड रिडन है अन्य किन्हीं कारणों से बजाय किसी बीमारी के। और इन सभी लोगों का हमने चिन्हांकन किया। इनमें से कई लोग ऐसे थे जिनके पास कोई पहचान पत्र भी नहीं था, तो इसको लेकर एक राज्य शासन से नीति मार्गदर्शन मांगा गया और ये अनुमति मांगी गई कि हम वहाँ जाकर उनको टीकाकरण करें। 2 कैंप हमने ट्रांसजेंडर्स के लिए लगाए थे। अत्यधिक उत्साह के साथ उन्होंने उसमें भाग लिया और काम किया, टीकाकरण करवाया। इसके लिए मैं पुनः उनको साधुवाद देता हूँ। जहाँ तक दिव्यांगों का सवाल है, कुल जो 16 आश्रम चिन्हित किए गए थे सामाजिक कल्याण विभाग के द्वारा, उनको फिर हमने 3-3 के ग्रुप में बांटा और वहाँ जाकर फिर उन लोगों को टीका लगाया। सर्टिफिकेट का जहाँ तक सवाल है, तो किसी एक व्यक्ति को रजिस्टर्ड करके उसके नाम पे हमने फिर सारे सर्टिफिकेट संस्था के नाम पे प्रमाण पत्र निकाले और वो हमारे द्वारा इकट्ठा करके सामाजिक कल्याण विभाग के माध्यम से उनको बंटवाए गए। तो पूरी तरह से उनकी जो प्रक्रिया के तहत कार्य करके उन लोगों को भी टीकाकृत करके न सिर्फ उनकी रक्षा की गई, बल्कि हमारे समाज में अन्य लोगों को भी प्रतिरक्षण दिया गया। जी 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 प्रवीण जी, यहाँ जानना चाहेंगे, बहुत प्रभावी तरीके से, बहुत असरदार तरीके से इस अभियान को चलाया जा रहा है और लगातार अब जो है हमें सफलता भी मिलनी शुरू हो चुकी है, लेकिन जानना चाहेंगे, शुरुआती दौर था जब कोविड-19 जब वायरस आया, उस समय कोई भी इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था और लगभग हमें 9 महीने का समय लगा था वैक्सीन इजाद करने में। उसके बाद दूसरी लहर जब आई, उसका म्यूटेंट बदल गया, उसका स्ट्रेन बदल गया। बात करें, वैक्सीन वही की वही रही और वैक्सीनेशन अभियान चल रहा था, उसके बावजूद हमने बहुत भीषण दौर देखा जो जब दूसरी लहर आई थी। तो यहाँ जानना चाहेंगे कि ये वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीन लगने के बाद ये वैक्सीन कब तक आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखता है, ये कब तक असरदार है और क्या ये नए स्ट्रेन से लड़ने में भी उतना ही प्रभावी साबित हो सकता है? जी बिल्कुल। दीपिका जानना चाहती सर कि म्यूटेंट ने अपना, कई बार वायरस ने अपना म्यूटेंट बदला है और हमारी वैक्सीन जो है वो पहले तैयार हुई है और म्यूटेंट मतलब वायरस का म्यूटेंट बाद में बदला है, तो क्या उस पर असरकार है और ये वैक्सीन लगने के बाद व्यक्ति कब तक खुद को सुरक्षित माने? देखिए, जहाँ तक म्यूटेशन का सवाल है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमेशा चलता रहता है। भले ही वैक्सीन पहले आ गई थी और उसके बाद म्यूटेशन हुआ, तो म्यूटेटेड जो हमारा वायरस है, इस पर भी परीक्षण किया गया और ये पाया गया कि वैक्सीन उतनी ही कारगर है जितनी कि पहले के स्ट्रेन पर थी। वर्तमान स्ट्रेन हो या अन्य कोई स्ट्रेन हो, इससे बचा जा सकता है इस कोरोना वायरस से। दूसरा, जो आपने कहा कि कितने दिनों तक की क्षमता देता है, मैं स्वयं इसका एक उदाहरण हूँ। दोनों टीके लगवाने के बाद मैंने करीब 1.5 महीने बाद जब एंटीबॉडी कराई थी, तो मेरी एंटीबॉडी 20 आई थी
उसके 2 महीने के बाद जब मैंने अभी कराई एक विगत 1-2 दिनों में, तो वो ये 129 आई, यानी कि एंटीबॉडी का स्तर निरंतर बढ़ता जा रहा है। और ये एंटीबॉडी का स्तर कब तक बढ़ेगा, ये मैं इस तरह के प्रयोग करता रहूँगा स्वयं पर भी। और ये जहाँ तक साइंस और अलग अलग जर्नल्स का कहना है, तो 1 साल तक इनको बूस्टर की कोई आवश्यकता नहीं है, तब तक एंटीबॉडी शरीर में रहेंगी। लेकिन सिर्फ वैक्सीन के सहारे हम खुलेआम घूमें, ये भी सही नहीं होगा। तो वैक्सीन के साथ में हमें जो बेसिक रूल है मास्क का, सैनिटाइजेशन का और सोशल डिस्टेंसिंग का, उसे अवश्य पालन करना होगा। सर हमने 48% तक का सफ़र तय किया है, ये 16 जनवरी से लेकर अभी तक का कहानी है। यहाँ से कहानी और बदलेगी, क्योंकि कुछ प्रतिशत लोग जो पहले से तैयार रहते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, वो तो केंद्रों तक पहुँचे। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी होता है कि आप उन्हें कितना ही समझाएं, कितनी सारी प्रयास कर लें, वो टीकाकरण के लिए तैयार नहीं होंगे। तब क्या हमारे लिए सामने चुनौती होगी, क्योंकि हमें 100% लोगों को वैक्सीनेट करना है। देखिए, इंदौर की जो जनता है वो भले ही थोड़ी देर से जागे, लेकिन जब जागृत होती है तो वो 4 साल तक लगातार नंबर 1 बनी रहती है। तो मुझे पूरा भरोसा है जनता पर, हमारे प्रयासों पर। माननीय कलेक्टर महोदय और नगर निगम की जो निगम आयुक्त हैं वो, और जिन्हें हमारा प्रभारी बनाया गया है डॉक्टर मिस्टर संदीप सोनी अपर आयुक्त, इन लोगों के जो प्रयास हैं, विभिन्न एनजीओज को लगाया जा रहा है, अंतर विभागीय समन्वय का काम लिया जा रहा है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, आशाएं हैं, बहुत बड़ा अमला है जो इन लोगों को कोरोना टीके की अच्छाई के बारे में बता रहे हैं, और जिन्होंने नहीं लगाया उनको आगे आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसके पश्चात भी यदि नहीं बनता है, तो जैसे कि कलेक्टर महोदय ने स्पष्ट कहा है और अपने आदेश में भी लिखा है कि यदि कोई स्थान, कोई व्यापारी यदि टीकाकृत नहीं है तो वो दुकान नहीं खोल पाएगा। न सिर्फ व्यापारी बल्कि उसके कर्मचारियों को भी टीकाकृत होना आवश्यक है। तो ये सही बात है कि यदि प्यार से काम नहीं चल रहा हो तो कुछ दंडात्मक कार्रवाइयाँ भी प्रशासन करेगा और सख्तियाँ भी लाएगा। वर्तमान में मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसी सख्तियों की हमारे विभाग को ज़रूरत पड़ेगी। हमें जो ज़रूरत है वो सिर्फ वैक्सीन की है। एक निश्चित मात्रा में वैक्सीन यदि हमें लगातार मिलती रहती है तो आगामी 2 महीने में हम प्रथम डोज का पूरी तरह कर लेंगे, क्योंकि आपने अभी जैसे आंकड़े देखे कि हमें 10 दिन में ही हमने 4 लाख टच कर लिया। यदि इतनी मात्रा में हमें वैक्सीन मिलती रही तो शीघ्र ही हम प्रथम डोज तो सभी को लगा देंगे। लेकिन सेकेंड डोज फिर भी हमारे सामने चुनौती बना रहेगा। क्या हम उम्मीद करते हैं कि हम सेकेंड डोज के साथ अधिक से अधिक प्रतिशत कब तक पालेंगे? मेरा ये मानना है कि प्रथम डोज में जिन लोगों को प्रोत्साहित किया गया और जिन्होंने 1 डोज लगा लिया वो इतना समझेंगे कि पूर्ण सुरक्षा दोनों डोज में है, और एक निश्चित अंतराल के बाद दूसरा डोज लगाने में वो स्वयं भी आगे आएंगे और हम लोग भी प्रयास करेंगे। हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितना कि अभी हमें प्रथम डोज के लिए करना पड़ रहा है। लेकिन एक बात और सामने निकल कर आ रही, जो केंद्र से निकल कर आ रही, पूरे देश में इस तरह की चर्चाएं चल रही कि कोविशील्ड को लेकर अब कुछ नई गाइडलाइन सामने आ सकती है कि पहले 28 दिन, फिर 54 दिन और उसके बाद 84 दिन का अंतर किया गया। अब ये संभावना जताई जा रही कि शायद कोविशील्ड का सिर्फ 1 डोज कर दिया जाए, तो इसमें कहाँ तक कुछ सच्चाई? देखिए, मैंने अभी जैसा कि कहा था कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट साइंस की एक रीढ़ की हड्डी होती है और इसी पे आधारित तथ्यों के पे हम लोग काम करते हैं। किसी चीज़ को किसी काल्पनिक चीज़ से देखकर कुछ निर्णय लेना या कुछ करना ये संभव नहीं होता है। ये पाया गया, जब वो जर्नल्स में मैंने भी आर्टिकल पढ़े थे, जब ये पाया गया कि यदि सेकेंड डोज कोविशील्ड का विलंब से लगाया जाता है तो उसकी इम्यूनिटी, एंटीबॉडी बनाने की क्षमता ये बढ़ जाती है। ये एक कारण था जिससे 84 दिन किया गया। अभी एक ट्रायल ये भी चल रही है कि यदि व्यक्ति को 1 ही डोज लगाया जाए और उसके समय समय पर एंटीबॉडीज़ देखी जाएँ तो क्या वो एंटीबॉडीज़ दूसरे डोज से लगाई जाने वाली व्यक्ति के बनने वाली एंटीबॉडीज़ की तुलना में कितनी कम या कितनी अधिक रहती हैं। यदि 1 डोज लगाने के पश्चात एंटीबॉडी का स्तर इतना रह सकता है कि वो कोरोना से बचाव कर सके तो निश्चित तौर पे दूसरे डोज की आवश्यकता नहीं रहेगी। जी, लगातार सभी आयु वर्गों को इस वैक्सीनेशन की जद में लाने का, इस अभियान की जद में लाने का प्रयास किया गया, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है, एक बहुत बड़ा वर्ग है जो हमारे भावी पीढ़ी है, हम कह सकते हैं बच्चे, और तीसरा जो
तीसरी लहर की जो बात यहाँ पर कही जा रही है, सबसे ज़्यादा आशंका बच्चों को ही प्रभावित करने की यहाँ पर सामने आ रही है, सबसे ज़्यादा उन्हीं पर असर होना है, ये बात सामने आ रही है। क्या जी। बच्चों के वैक्सीनेशन से जुड़ी भी कोई अपडेट हमारे अधिकारी के पास है? बिल्कुल, दीपिका ने महत्वपूर्ण सवाल उठाया और वो सभी के मन में है। मेरे मन में भी है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा जो है वो जल्द से जल्द वैक्सीनेट हो जाए, लेकिन वो 18 वर्ष का नहीं है। तो ऐसे में क्या कुछ अपडेट है 10 से 18 वर्ष के बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर? और तीसरी लहर में जो आशंका व्यक्त की जा रही, तो उसमें भी वैक्सीन उन्हें अगर लगती है तो वो बच सकते हैं, तो इसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए 18 वर्ष से कम उम्र अगर माने 0 से 18 वर्ष तो 40%, 39.5% जनता होती है, जो कि बहुत बड़ा हिस्सा है। यानी कि हम यदि शेष बची हुई जिनमें हम टीकाकरण कर रहे हैं 100% भी पूरा कर लें तो भी हम 60% जनता का टीकाकरण कर पाएंगे। ये बिल्कुल तथ्यात्मक रूप से सही बात है। परंतु उन बच्चों को कितनी आवश्यकता है इस पर भी रिसर्च चल रही हैं। अभी तक जो आया है हमारे सामने तथ्य वो यही है कि बच्चों की बीमारी से लड़ने की जो क्षमता रहती है, और चूंकि उनको बचपन में जो बेसिक टीके लगते हैं, नियमित टीकाकरण, वो उनके भीतर वो इम्यूनिटी पैदा करती है। उनमें कई ऐसे रहते हैं जो विभिन्न प्रकार के निमोनिया से बचाव करने में सहायक है, तो उनमें इतनी इम्यूनिटी रहती है कि वो सामान्य रूप से इनको झेल सकें। दूसरा ये है कि कुछ कंपनी अभी ट्रायल कर रही हैं उस एज ग्रुप के लिए जिसकी आप बात कर रहे हैं, 10 वर्ष से ऊपर के लोग और 18 वर्ष तक के लोगों के लिए स्पुतनिक ने एक नेज़ल स्प्रे अभी ट्रायल में डाला है। तो संभवतः नियर फ्यूचर में 10 वर्ष के ऊपर के लिए हमें वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। अंतिम सवाल सर, चूंकि आपका भी समय कीमती है, हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी जो स्वदेशी वैक्सीन है उनके अलावा क्या स्पुतनिक, फाइजर, इस तरह की और वैक्सीन्स हमारे टीकाकरण अभियान के साथ जुड़ेंगे? मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई आवश्यकता है, लेकिन ओपन मार्केट में जो उपलब्धता रहती है और लोगों की जो प्राइवेट में अफोर्ड कर सकते हैं और वहाँ जाकर लगवा सकते हैं, उनके लिए सारे विकल्प खुले रहते हैं। जैसे स्पुतनिक वर्तमान में हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल नहीं होने जा रही है, बल्कि प्राइवेट में कई जगह उपलब्ध है और लोग बाग लगवा भी रहे हैं। तो वैक्सीन के नाम पे कोविशील्ड, कोवैक्सीन या स्पुतनिक, ये तीनों इनकी जो एंटीबॉडी बनाने की क्षमता है, इम्यूनिटी बढ़ाने की क्षमता है, वो लगभग बराबर सभी की है। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ब्रांड नेम पे या टाइप पे। तो मैं नहीं समझता कि ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की आवश्यकता है। शासकीय तंत्र में यदि कोविशील्ड और कोवैक्सीन चल रहे हैं, अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, तो चलने देना चाहिए। बाकी जो लोग सक्षम हैं वो विभिन्न प्रकार के टीके लगवा सकते हैं। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए डीजाना न्यूज़ से, और काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आपने हमारे साथ शेयर की, जिससे टीकाकरण के प्रति जो मन में लोगों को भ्रम है या उन्हें ऐसा लगता है कि बिना टीके के वे सर्वाइव कर सकते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। धन्यवाद प्रवीण जी, और धन्यवाद डॉक्टर प्रवीण जड़िया जी, हमसे ये सारी जानकारी साझा करने के लिए। काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हम अपने दर्शकों तक यहाँ पर पहुँचा पाए हैं। तो हम बात कर रहे थे हमारे संवाददाता प्रवीण सावंत जी से और साथ ही टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर प्रवीण जड़िया से, जो हमसे जुड़े थे वैक्सीनेशन को लेकर। तो यहाँ बात करें, लगभग 3 माह से अधिक समय हो चुका है और अब जो है कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 60 से कम आई है। रविवार को इंदौर में 56 ही कोरोना मरीज, संक्रमित मरीज मिले थे हमको। और इसके बाद अगर हम बात करें तो राहत भरी खबर, कोरोना संक्रमण की दर कम होना तो है ही, साथ ही वैक्सीनेशन के मामले में भी अब इंदौर जो है देश में दूसरे नंबर पर है। यहां आपको बता दें 50% वैक्सीनेशन के साथ कोलकाता पहले नंबर पर है और 48% आबादी वैक्सीनेटेड होने के बाद इंदौर पूरे देश में दूसरे नंबर पर आए हैं। यहां आपको बता दें कि इंदौर में औसतन रोजाना 15,000 डोज लग रहे हैं। वहीं एक दिन ये भी रहा था कि 76,000 के लगभग एक दिन में टीकाकरण हुआ था। और अब जो है हमारे प्रभारी मंत्री, जो कोरोना प्रभारी मंत्री है तुलसी सिलावट जी, उन्होंने ये लक्ष्य दिया था कि एक दिन में 1 लाख डोज लगाए जाएंगे। तो हम कितना उसके करीब पहुंच पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। डिजियाना न्यूज़ पर खबरें लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।